हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग हल करेंगे बीए भागे का फर्स्ट पेपर, वो है भारतीय युद्ध कला। चलिए भारतीय युद्ध कला में हम लोग शुरुआत करते हैं 2018 का बहुविकल्पी प्रश्न पत्र। ठीक है, तो बच्चों ये है हम लोगों के सामने पेपर भारतीय युद्ध कला फर्स्ट पेपर बीए पार्ट 1 का। ठीक, आज़ादी के पहले तक, यानी प्राचीन काल से आज़ादी के पहले तक। बच्चों देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। अफ़ाई का संग्राम हुआ था। अफ़ाई का संग्राम कब हुआ था? अफ़ाई का संग्राम बच्चों हुआ था 23 सितंबर 1803 को। ये अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड बेलेजली और मराठा सेना के सेनापति थे शिंदे एवं भोसले। ठीक है बच्चों, इस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित किया था। तो ठीक, इसमें आपका विकल्प डी सही होगा। और दूसरा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इनकी स्थापना करके इसको जो है व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी, खास करके एशिया और अफ्रीकन कंट्री में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की। ठीक है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी 15 वर्षों के लिए। ये बात दूसरी है कि समय इसका बढ़ता चला गया। ठीक, तो बच्चों ये दूसरे प्रश्न में आपका विकल्प बी सही होगा। ठीक, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? बच्चों सब लोगों को मालूम है 1857 को हुआ। ठीक है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति, इसमें विकल्प आपका सी सही होगा। चौथा नंबर है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ? बच्चों 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ये प्रारंभ हुआ था बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर मेरठ छावनी के बैरकपुर से बच्चों, जहाँ पर मंगल पांडे ने और वही कारतूसों के बारे में, खास करके वही गाय और सुअर की चर्बी से भड़के हुए भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसमें मंगल पांडे प्रथम था। मंगल पांडे ने ही इसकी शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों, मंगल पांडे जो है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। 34 जिसे कहा जाता है ना 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, 34 BNI इन्फेंट्री। ठीक, तो किस सेना का जवान था? बंगाल इन्फेंट्री का। चलिए पांचवा नंबर है 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? बच्चों 1857 के प्रथम संग्राम के 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था अर्ल ऑफ कैनिंग। बच्चों 1857 के विद्रोह के समय या 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, कंपनी का गवर्नर जनरल था अर्ल ऑफ कैनिंग। बाद में 1857 के बाद इसी को प्रथम वायसराय भी बना दिया गया। ठीक, चलिए छठवां नंबर है 1857 के विद्रोह का मुख्य परिणाम क्या था? बच्चों 1857 के विद्रोह का जो मुख्य परिणाम था वो था विकल्प ए, भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित, अर्थात कंपनी के हाथों से ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में भारत की सत्ता को ले लिया। ठीक, और यहाँ पर मौजूद अंतिम गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ कैनिंग को महारानी ने प्रथम वायसराय का दर्जा प्रदान किया। ठीक है, अंतर ये होता था तो जो कंपनी का शासन जो होता था उसको कंपनी का गवर्नर जनरल चलाता था, और जब ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया तो ब्रिटिश क्राउन में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा ये वायसराय के माध्यम से शासन को चलाया जाने लगा। ठीक, चलिए वायसराय की नियुक्ति होने लगी, लेकिन मुख्य यही था बच्चों, वायसराय की नियुक्ति तो होने ही लगी, बात भी सही है। चलिए 7वां नंबर है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ?
बच्चों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो समाप्त हुआ वो समाप्त हुआ 5 सितंबर 1858 को। बच्चों इसमें विकल्प आपका ए सही होगा। ठीक, 5 सितंबर 1858 के बाद संपूर्ण सत्ता ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई, अर्थात महारानी ने संपूर्ण सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। चलिए 8वां नंबर है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। बच्चों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि बंगाल में इन्होंने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके अपनी स्थिति को मजबूत किया था, इसीलिए इन्हीं को माना जाता है। ठीक, अगला है 9वां प्रश्न है बच्चों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था 1786 में। ठीक है, 1786 में। इसमें विकल्प में आपका कुछ नहीं दिया हुआ है, विकल्प में मिस प्रिंट है बच्चों, चाहे 1780 जो है ये 86 हो, ये हो सकता है, या प्रिंट में गलती हो, या हो सकता है अब कैसे भी है, मतलब विकल्प में बेटा ये नहीं है। ठीक है, इतना लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1786 में। 10वां नंबर है, लॉर्ड किचनर को भारत का कमांडर इन चीफ बनाया गया। बच्चों इसमें आपका विकल्प सी सही होगा, इन्हें बनाया गया था 1902 में भारत का कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर को। चलिए 11 नंबर है, अंग्रेजों ने भारत में बिखराव के लिए क्या नीति अपनाई। बच्चों सब लोगों को मालूम है, बी विकल्प आपका सही होगा। कौन सी नीति अपनाई थी, फूट डालो एवं नहीं सॉरी गलत है बेटा, सी विकल्प आपका सही होगा, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। ठीक, आपका विकल्प सी सही होगा, फूट डालो और राज करो। चलिए 12वां नंबर है, दफराग्य संग्राम किसके बीच हुआ था। बच्चों सबको मालूम है दफराग्य संग्राम वैदिक काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, सबसे बड़ा युद्ध था, जो कि परुष्णी या वर्तमान में इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यह युद्ध हुआ था डी विकल्प फुदाफ और दफराजों के बीच में। भारत वंश का राजा फुदाफ और अन्य 10 कुल के राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें राजा फुदाफ ने अकेले ही इन 10 राजाओं को पराजित किया था। तो बच्चों इसमें डी का विकल्प आपका डी सही होगा। अगला है 13वां नंबर, वैदिक काल में आर्यों का मुख्य हथियार क्या था। बच्चों आर्यों का मुख्य हथियार था तीर धनुष या धनुष बाण जिसे हम लोग कहते हैं, विकल्प आपका ए सही होगा। 14 नंबर है, वैदिक कालीन सेना की सबसे छोटी टुकड़ी कहलाती थी। सबसे छोटी टुकड़ी बच्चों कहलाती थी पत्ती। ठीक, सबसे छोटी टुकड़ी नहीं, वो तो बच्चों महाकाव्य काल की है। वैदिक कालीन सेना की सबसे छोटी टुकड़ी कहलाती थी टोली। ठीक, टोलियों में इकट्ठा होते थे अपने सरदार के अधीन और वहीं से युद्ध प्रारंभ करते थे। बाकी जो पत्ती है ये महाकाव्य काल की छोटी इकाई है बच्चों, याद रखिएगा। तो इसमें 14 में आपका विकल्प बी सही होगा। 15 नंबर है, वैदिक काल की समयावधि क्या थी। तो बच्चों वैदिक काल की समयावधि है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक, 16 नंबर है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। बच्चों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसमें आपका विकल्प 16 नंबर में ए सही होगा। चलिए 17 नंबर, ऋग्वेद में पैदल सेना को क्या कहा जाता था। बच्चों ऋग्वेद में पैदल सेना को कहा जाता था पृतना। ठीक, 18 नंबर है, वैदिक काल में रथ सेना का मुख्य हथियार क्या होता था। तो वैदिक काल में रथ सेना का जो मुख्य हथियार होता था वो होता था बच्चों धनुष बाण, विकल्प बी आपका सही है। 19 नंबर, महाकाव्य काल की समयावधि क्या थी। तो महाकाव्य काल की समयावधि थी 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। ठीक है बच्चों, इसमें आपको कहीं कहीं कंफ्यूज की स्थिति पैदा होगी, कहीं 800 से 200 आपको लिखा मिलेगा, कहीं 600 से 400 लिखा मिलेगा, कहीं 600 से 200 लिखा मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो सही होगा वो होगा 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, विकल्प बी आपका सही होगा। ठीक है, 20 नंबर है,
कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? बच्चों कुरुक्षेत्र आज के समय में हरियाणा में स्थित है। ठीक, कुरुक्षेत्र वही स्थान है जहाँ महाभारत का संग्राम हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। ठीक, 21 नंबर है, महाकाव्यकालीन सैन्य व्यवस्था में सेना की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? बच्चों सेना की सबसे छोटी इकाई महाकाव्य काल में पत्ती होती थी। विकल्प ए आपका सही होगा। एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 3 घुड़सवार और 5 पैदल सैनिक। ठीक है, एक रथ, एक हाथी, 3 घुड़सवार, 5 पैदल सैनिक, कुल मिलाकर 10 योद्धा इसमें होते थे। विकल्प आपका 21 में ये सही होगा। 22 नंबर है, एक पत्ती में कितने पैदल सैनिक होते थे? बच्चों एक पत्ती में कुल पैदल सैनिक होते थे 5। विकल्प आपका भी सही होगा। ठीक, चलिए 23 नंबर, एक अक्षौहिणी में कितनी अनिकनी होती थी? बच्चों एक अक्षौहिणी में 10 अनिकनी होती थी। विकल्प आपका ए सही होगा। 3 पृतना। बच्चों पृतना 24 नंबर है, 3 पृतना किसके बराबर होता था? तो 3 पृतना बराबर होता था 1 चमू के। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार होता है पत्ति, फेनामो, गुल्म, गण, वहिनी, पृतना, चमू, अनिकनी, अक्षौहिणी। अब 1:3 होता था। केवल अंतिम में अनिकनी जो है वो अक्षौहिणी जो है वो अनिकनी की 10 गुनी होती थी, बाकी सब 1 से ऊपर से 3 गुनी। चलिए विकल्प ए आपका सही होगा 24 नंबर में। 25 नंबर, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? बच्चों महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला। विकल्प सी आपका सही होगा। अगला है, महाभारत युद्ध में कितनी अक्षौहिणी सेना का प्रयोग किया? ये भी बच्चों विकल्प सी आपका सही होगा। महाभारत युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेना का प्रयोग किया था, जिसमें 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की तरफ थी। महाभारत किनके मध्य लड़ा गया? बच्चों सब लोगों को मालूम है कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया। तो महाभारत के युद्ध में ये विकल्प आपका ए सही होगा, कौरव एवं पांडव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर, महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? बच्चों महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, ये सब लोगों को मालूम है। ठीक, 29 नंबर, चतुरंग बल में क्या क्या सम्मिलित होते थे? रथ, हाथी, घोड़े, पैदल। ठीक, तो इसमें विकल्प आपका ए सही होगा, पैदल सेना, रथ, घुड़सवार, हाथी। विकल्प ए आपका सही होगा 29 नंबर में। 30 नंबर का प्रश्न है, महाभारत में अभिमन्यु का वध किसने किया? बच्चों अभिमन्यु का भी तो वध तो 8 महारथियों ने मिलकर किया था, लेकिन इसमें जो प्रमुख कारण है वो था जयद्रथ। ठीक है, जयद्रथ के कारण ही जो है अभिमन्यु का वध हुआ। विकल्प आपका बी सही होगा, क्योंकि जयद्रथ अगर 5 पांडवों में 4 पांडवों को अगर रास्ते में नहीं रोक लिया होता तो शायद अभिमन्यु का वध नहीं होता। वो अकेला पड़ गया और कौरव पक्ष के 8 योद्धाओं ने मिलकर उसका वध कर दिया। तो इसमें मुख्य कारण जो माना जाता है वो है बच्चों जयद्रथ। ठीक है, तो वध का संपूर्ण उत्तरदायित्व तो जयद्रथ के ऊपर आ पड़ा। चलिए, महाकाव्यकालीन सेनाएं कहलाती थीं। महाकाव्य काल की सेनाएं चतुरंग बल, जिसमें प्रमुख लड़ाकू बल वही थे, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, चारों प्रकार के बल। चतुरंगिणी सेना हम लोग बोलते हैं, वही है चतुरंग बल। 32 नंबर, भीष्म पितामह को क्या कहा जाता था? बच्चों भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता है। ये गंगा जी के बेटे थे, गंगा माँ के बेटे थे। भीष्म पितामह इन्हें गंगा पुत्र कहा जाता है। बच्चों ऊपर ए विकल्प में सूर्य पुत्र लिखा है। सूर्य पुत्र कर्ण को कहा जाता था और सूत पुत्र भी कर्ण को ही कहा जाता था। सूर्य पुत्र भी कर्ण था, सूत पुत्र भी कर्ण था। ठीक है, तो 32 में भीष्म पितामह में आपका विकल्प डी सही होगा, ये थे गंगा पुत्र। 33 नंबर, निम्नलिखित में से अस्त्र मंत्र शक्ति से संचालित होता था? बच्चों मंत्र शक्ति से केवल चलने वाला अस्त्र था सुदर्शन चक्र, जो कि भगवान कृष्ण का ही हथियार था, या तो फिर विष्णु लोक में भगवान विष्णु का, या तो फिर भगवान कृष्ण का महाकाव्य काल में। 34 नंबर, अभिमन्यु किसका पुत्र था? बच्चों अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। ठीक है, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था और परीक्षित ये अभिमन्यु का पुत्र था। ध्यान दीजिए बच्चों, ए विकल्प अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था
और बी विकल्प परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। ठीक है। प्रद्युम्न भगवान कृष्ण का पुत्र था। कुंती ये पांडवों की माता थी। अगला नंबर है बच्चों, भगवान कृष्ण के शंख का क्या नाम था? बच्चों भगवान कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। ठीक, पांचजन्य शंख भगवान कृष्ण के शंख का नाम था। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। ठीक, चलिए, भगवान और भीष्म के शंख का नाम था गंगनाभ। चलिए, 36 नंबर है, पांडवों के गुरु कौन थे? बच्चों पांडवों के गुरु इसमें द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे। अब इसमें चूंकि गुरु पूछा गया है, हम लोग सैन्य विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो समझना चाहिए कि हो सकता है सैन्य विज्ञान के गुरु के बारे में पूछा गया हो। ठीक है। अब इसमें जो है जो विकल्प सही होगा गुरु के रूप में, क्योंकि कृपाचार्य पांडवों के कुल गुरु थे। पांडवों के क्या, कौरवों और पांडवों के दोनों कुल गुरु थे कृपाचार्य, और हथियार सैन्य विज्ञान के गुरु थे द्रोणाचार्य। ठीक है बच्चों, गुरु के नाम पर इनमें दोनों हैं, लेकिन जो हथियार, जो अस्त्र शस्त्र जो सिखाया, हथियार चलाने की कला जिन्होंने सिखाया बच्चों, वो है द्रोणाचार्य। ठीक है। अब इसमें चूंकि पांडवों के गुरु की बात है तो गुरु में तो बच्चों दोनों है। ठीक, लेकिन अभी आप समझ लीजिए, हथियार चलाना द्रोणाचार्य ने सिखाया और कुल गुरु है कृपाचार्य। चलिए, 35 नंबर है, झेलम का संग्राम कब लड़ा गया? बच्चों झेलम का संग्राम लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। किसके किसके बीच में? सिकंदर और भारत के सम्राट राजा पोरस के बीच में। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। ठीक है, वो 326 ईसा पूर्व में। और अगला प्रश्न है, झेलम का युद्ध किस मैदान पर लड़ा गया? बच्चों झेलम का युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, जो कि मैदान था वहां पर, विकल्प सी आपका सही होगा, कर्री का मैदान था। ठीक, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, कर्री का मैदान था। चलिए, 39 नंबर है, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का राजा कौन था? बच्चों तक्षशिला का राजा उस समय था आम्भी। आम्भी, जिसने सिकंदर को निमंत्रित किया और सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया और सिकंदर को जो है भारत पर विजय के लिए प्रोत्साहित भी किया, आम्भी। और 40 नंबर है, झेलम युद्ध के समय यूनानी सेना का कमांडर कौन था? बच्चों यूनानी सेना का कमांडर था क्रेटेरस। हालांकि संपूर्ण युद्ध में सिकंदर का जो सेनापति था वो था जो है फिल्यूकस, लेकिन झेलम के संग्राम के समय यूनानी सेना का कमांडर था क्रेटेरस। 41 नंबर है बच्चों, सिकंदर को पोरस पर हमले के लिए उकसाने वाला कौन था? तो उकसाने वाला यही था, विकल्प डी आपका सही होगा, राजा आम्भी, जो कि सिकंदर के आते ही उनसे मित्रता कर लिया और गद्दारी करते हुए भारत पर आक्रमण करने के लिए उसे प्रोत्साहित करने लगा। तो बच्चों एक प्रकार से गद्दार की स्थिति थी इसकी, आम्भी की। तो इसमें आपका 41 नंबर में आपका विकल्प डी सही होगा। 42 नंबर है, क्रेटरस किससे संबंधित था? बच्चों क्रेटरस वही सिकंदर का जो सेनापति था, तो सिकंदर से संबंधित होगा, विकल्प ए आपका सही है। 43 नंबर, सिकंदर का सैन्य समरतंत्र आधारित था। बच्चों सिकंदर का जो सैन्य समरतंत्र आधारित था तिर्यक मार्च की समरतंत्र पर, तिर्यक मार्च की सामरिकी पे आधारित था। इसने दो प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग किया। पहला नंबर तिर्यक मार्च, दूसरा क्या किया? मार्च डिवाइडेड एंड फाइट यूनाइटेड, अर्थात संयुक्त होकर और वो विभक्त होकर आगे बढ़ो और संयुक्त होकर लड़ो। तो इसमें बच्चों आपको विकल्प बी सही होगा। अगला है 44 नंबर, झेलम के संग्राम में किसकी हार हुई? झेलम के संग्राम में बच्चों पोरस की हार हुई थी, क्योंकि पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी, विकल्प सी आपका सही होगा। 45 नंबर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बच्चों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो कि कौटिल्य का शिष्य था। अर्थात कौटिल्य की मदद से, कौटिल्य के प्रयास से, कौटिल्य की संपूर्ण विद्या से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, वो भी मगध राज्य में मगध नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद को मारकर।
46 नंबर, चाणक्य किस विश्वविद्यालय का आचार्य था? बच्चों चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय जो है आंभी के क्षेत्र में पड़ता था, अर्थात तक्षशिला पर जो है आंभी राज का शासन था। 47 नंबर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बच्चों मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी जो है पाटलिपुत्र। तो बच्चों इसमें आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। और तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? बच्चों तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। ठीक, अगला है मौर्य काल में वेतन भोगी सेना को क्या कहा जाता था? तो बच्चों मौर्य काल में वेतन भोगी सेना को कहा जाता था भृतक बल। विकल्प बी आपका सही होगा। देखिए मूल सेना राजधानी की सुरक्षा के लिए होती थी, जो वेतन भोगी सेना होती थी वो भृतक बल कहा जाता था, जिनका युद्ध के समय भर्ती किया जाता था। जब तक ये सेवा में रहते थे तब तक उनको तनख्वाह दी जाती थी, उसके बाद इनको छांट के अलग कर दिया जाता था। तो वो है भृतक बल। विकल्प बी आपका 49 में सही होगा। 50 नंबर है, मौर्य काल में राजधानी की सुरक्षा के लिए क्षत्रियों से निर्मित सेना कहलाती थी। बच्चों जो मुख्य सेना होती थी, जो राजधानी की सुरक्षा के लिए क्षत्रियों से निर्मित सेना होती थी, उसे कहा जाता है मौल बल। ये मूल सेना होती थी। ठीक है, ये राजा की मूल सेना होती थी, मुख्य सेना होती थी, जिन्हें राजा की ओर से नियमित वेतन लिया जाता था, और इसको मुख्य रूप से लड़ाकू जातियां क्षत्रियों के द्वारा ये निर्मित होती थी। 51 नंबर है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन मिलता है? बच्चों अर्थशास्त्र में या कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है? तो बच्चों वो है 4। कौन कौन सा? औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है, अर्थात इसका विकल्प ए सही होगा। 52 नंबर, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? बच्चों मगध में नंद वंश का नंद वंश का संस्थापक जो था वो था महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद विकल्प आपका सी सही होगा। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बच्चों वो है धनानंद, जिसकी हत्या करके, जिसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। 53 नंबर है, धानवन दुर्ग निर्मित होता है। बच्चों धानवन दुर्ग जो होता है जो मैदान में बना हुआ होता है, ठीक है, अर्थात मरुस्थलीय भूमि में, जो कि बिल्कुल प्लेन भूमि हो, प्लेन भूमि में बने हुए दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा जाता है। बच्चों औदक, पार्वत, धानवन, वन 4 प्रकार के दुर्ग हैं जंगल में। जैसे देखा जाए तो औदक दुर्ग जो चारों ओर नदियों से या पानी से घिरा हो, चारों तरफ पानी भरा हो, चारों पानी और पानी से घिरा हुआ दुर्ग औदक। पार्वत दुर्ग या तो पर्वत पर बना हो या पर्वतों से घिरा हो। धानवन दुर्ग जो समतल भूमि या मैदान या मरुस्थल या रेगिस्तान में बना हो। वन दुर्ग जो जंगलों या कटीली झाड़ियों के बीच में बना हो। ठीक है, 54 नंबर है बच्चों, आयुधागाराध्यक्ष किसको कहलाते थे? तो बच्चों आयुधागाराध्यक्ष जो होता था यह शस्त्र भंडार का प्रमुख होता था। तो विकल्प सी आपका सही होगा। 55 नंबर है, कौटिल्य रचित ग्रंथ है। बच्चों कौटिल्य ने कौन से ग्रंथ को लिखा है? वो है अर्थशास्त्र। विकल्प बी आपका सही होगा। 56 नंबर, साम दाम भेद दंड नीति के प्रतिपादक कौन थे? कौटिल्य थे। बच्चों ये विदेश नीति को कार्यान्वित करने के तरीके हैं, साम दाम भेद दंड। कौटिल्य के विचार से अगर किसी राजा से अपनी विदेश नीति को कार्यान्वित करने के लिए या किसी पड़ोसी राजा से कोई काम पड़ता है तो पहले उसको समझाया जाए, फिर कीमत दिया जाए, अंत में दबाव की नीति अपनाई जाए। अगर इसके बावजूद भी सफल नहीं होता तो अंतिम तौर पर दंड की नीति अर्थात उस पर आक्रमण करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। 57 नंबर है बच्चों, तराइन का प्रथम संग्राम कब हुआ था? बच्चों तराइन में 2 संग्राम हुए थे। दोनों ही संग्राम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुए थे। इसमें प्रथम संग्राम जो हुआ था वो हुआ था 1191 में। इस संग्राम में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और उसे बंदी बनाया, लेकिन उसके जो है क्षमा याचना करने पर उसको उन्होंने छोड़ दिया। 1191 में कुछ परिस्थितियां ऐसी गड़बड़ाई कि बहुत से राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार गए। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उनकी हत्या कर दी।
तो तराइन का प्रथम संग्राम हुआ बच्चों 1191 में, विकल्प बी आपका सही होगा। तराइन का द्वितीय संग्राम कब हुआ? द्वितीय संग्राम हुआ था बच्चों, विकल्प ए आपका सही होगा 1192 ईस्वी में। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध किस मैदान पर हुआ? बच्चों वही है तराइन का संग्राम, तराइन के मैदान पर, तरावड़ी के मैदान पर, वही है। विकल्प बी आपका सही होगा। 60 नंबर है, जौहर प्रथा किस काल में प्रचलित थी? बच्चों जौहर प्रथा से सब लोग प्रचलित होंगे। जौहर प्रथा जो प्रचलित होगी ये राजपूतों के काल में थी। बच्चों युद्ध में पराजित होने के बाद कम से कम ये जो राजपूत महिलाएं, राजपूत कन्याएं होती थीं, ये अपने आप को आग के हवाले कर लेती थीं। उनको लगता था कि जब हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचने की संभावना तो तुरंत जो है अपने आप को आग के हवाले कर लेती थी। तो उसे बच्चों जौहर प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये राजपूत काल में प्रचलित थी। विकल्प ये आपका सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।